हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो जैसा आपको याद है कि हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे अपवर्तन के नियमों के बारे में, और आपने बोला था कि दिए हुए माध्यम तथा दी हुई तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या रहता है? एक समान रहता है, जिसे हम सब क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। आज अपन आयताकार कांच की पट्टी से अपवर्तन देखेंगे और अपन आभासी गहराई या आभासी ऊंचाई ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज सुमित नवाल एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट लवेबल प्यारा सा YouTube चैनल मार्गदर्शन लाइव। तो स्टार्ट करते हैं आज अपन आयताकार कांच की पट्टी या कांच की प्लेट द्वारा अपवर्तन। और यहां पर हम एक चीज और देखेंगे तथा पार्श्विक विस्थापन लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो अभी अपन थोड़ी सी देर में समझ जाएंगे। ठीक है, तो आयताकार कांच की पट्टी या प्लेट है, तो मान लीजिए ये आपके पास एक आयताकार रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, आयताकार कांच की पट्टी है ए बी सी डी। माना कि इस आयताकार कांच की पट्टी की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो कितनी है? टी है। अपन ये मान के चलते हैं कि आयताकार कांच की पट्टी के जो चारों ओर का जो माध्यम है वो एक जैसा माध्यम है। तो मान लीजिए ये जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक μ1 है और इसका भी अपवर्तनांक μ1 है, और जो ग्लास स्लैब है इसका अपवर्तनांक कितना है? μ2। अपन ये मान के चल रहे हैं कि आयताकार जो ग्लास स्लैब है इसके चारों तरफ इधर और इधर एक ही प्रकार का माध्यम है। सामान्य तौर पर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ग्लास स्लैब किस में रखी होती है? हवा में रखी होती है, और जब हवा में रखी होगी तो हवा का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अपन थोड़ा जनरलाइज पढ़ रहे हैं, कल को इस ग्लास की प्लेट को हम पानी में रख दें या किसी और अन्य माध्यम में रख दें तो उसका अपवर्तनांक 1 नहीं होगा, इसलिए हमने μ1 लिखा है। ठीक है, और ग्लास स्लैब का अपवर्तनांक क्या है? μ2। जनरली ये हवा होती है तो इसका तो अपवर्तनांक 1 हो जाएगा, और फिर इसके अपवर्तनांक को μ2 की जगह क्या लिख दिया जाता है? μ लिख दिया जाता है। एक प्रकाश किरण है जो कि इस ग्लास स्लैब की ए बी सतह के Q बिंदु पर आपतित होती है। Q बिंदु पर आपतित हुई तो यह Q बिंदु क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया। हम इस आपतन बिंदु पर क्या करते हैं? इस सतह AB के लंबवत रेखा खींच देते हैं, जो कि क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। आपतित किरण अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण होगा। चूंकि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये अपने पथ से विचलित होगी। अपन हाल फिलहाल ये मान के चल रहे कि यह माध्यम इसकी तुलना में सघन है, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रकाश किरण सीधी जाने की बजाय क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यह प्रकाश किरण क्या हुआ? सीधी जाने की बजाय अभिलंब की ओर झुक गई, और कांच के भीतर QR दिशा में संचरित होते हुए इस DC सतह पर आपतित हुई।
अगेन यह डीसी सतह क्या है, पृथककारी सतह, जो दो माध्यम को क्या कर रही है, पृथक कर रही है। अर्थात अब प्रकाश किरण जब डीसी सतह से सीधी सतह से बाहर निकलेगी तो फिर क्या होगा, अपवर्तन, क्योंकि फिर ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। तो अपन क्या करें, इस आपतन बिंदु पर इस सीधी सतह की लंबवत रेखा बना दें, तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब। तो ये आर एंड डैश सीधी सतह पर क्या हो गया, अभिलंब। अब प्रकाश किरण अगेन सीधी जाने की बजाय क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि ये वाला इसके सापेक्ष विरल माध्यम है, तो ये अभिलंब से दूर हट गई। और कांच की पट्टिका के बाहर ये कौन सी दिशा में संचरित हुई, आरएस दिशा में। ठीक है, अगर मैं इस AB सतह के हिसाब से बात करूं तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। CD सतह के हिसाब से बात करूं तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। लेकिन अगर मैं इस कांच की पट्टिका के हिसाब से बात करूं तो मैं बोलूंगा ये प्रकाश किरण आपतित हुई थी, अपवर्तित होकर इधर गई और बाहर ऐसे चली गई। तो कांच की पट्टिका के हिसाब से RS निर्गत किरण है, PQ आपतित किरण है और QR अपवर्तित किरण है। तो भैया लोगों, पहली बात तो ABCD कांच की पट्टिका है, कांच की ग्लास स्लेब है, पट्टिका है। PQ इस पर कौन सी किरण है, आपतित किरण है। QR कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। और RS कौन सी किरण है, निर्गत किरण है। ठीक है जनाब, आपतित किरण अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण अभिलंब के मध्य का कोण अपवर्तन कोण। अब यही प्रकाश किरण QR इस सीधी सतह पर आपतित हो रही है, तो ये आपतन कोण है। और पता लगा इस प्रकाश किरण का आपतन कोण किसके बराबर है, R के बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों सतह समानांतर, अरे आयताकार कांच की पट्टिका है तो दोनों सतह समांतर होगी, तो ये अभिलंब भी समांतर होंगे। और जब अभिलंब समांतर होंगे तो ये दोनों कोण क्या कराएंगे, एकांतर कोण। तो ये आपतन कोण किसके बराबर हो गया, R के बराबर। और प्रकाश किरण RS दिशा में चल गई, तो यह कोण क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण। सीधी सतह के लिए अपवर्तन कोण है, लेकिन इस अपवर्तन कोण को हम E से बता रहे हैं और इस कोण को हम बोलेंगे निर्गत कोण, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि ये प्रकाश किरण इस आयताकार पट्टिका पर आई और आयताकार पट्टिका से निकलने के पश्चात वो इस दिशा में गई, निकलने को बोले तो निर्गत किरण। तो निर्गत किरण और अभिलंब के मध्य का ये कोण क्या कहलाएगा, निर्गत कोण कहलाएगा। यह कोण क्या कहलाएगा, निर्गत कोण कहलाएगा। तो गौर फरमाना, आयताकार कांच की पट्टिका में, आयताकार कांच की पट्टिका में अपवर्तन की क्रिया कितनी बार हो रही है, दो बार। एक तो AB सतह पर और एक CD सतह पर। अगर मैं AB सतह पर स्नेल साहब का नियम लगाऊं, स्नेल का नियम लगाऊं, तो क्या होगा, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात किसके बराबर होगा, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। μ2 बटा μ1 भी लिख सकता था मैं, एक ही बात है। ठीक है, फिर एक और बात, अपवर्तन हो रहा है सीधी सतह पर, तो सीधी सतह पर, सीधी सतह पर स्नेल के नियम से, सीधी सतह पर स्नेल के नियम से क्या होगा, अब की बार ये आपतित किरण है तो ये आपतन कोण है, ये अपवर्तित किरण है तो ये अपवर्तन कोण है।
इस पर्टिकुलर के हिसाब से तो ये अपवर्तन कोण है, तो क्या बोलेंगे, आपतन कोण की ज्या जो कि अब की बार आर है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या जो कि अब की बार ई है, का अनुपात किसके बराबर होगा, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम 2 से मतलब जिसमें प्रकाश किरण जा रही है, माध्यम 1 का मतलब जिसमें से प्रकाश किरण आ रही है। तो अब की बार माध्यम जो 2 है उसका अपवर्तनांक μ1 है, और जो माध्यम 1 है जिसमें प्रकाश किरण आ रही है उसका अपवर्तनांक μ2 है। तो ये हो गया 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक या स्नेल के हिसाब से, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। मैं चाहूं तो इसको μ1 बटा μ2 भी लिख सकता हूं, और इसको μ2 अपॉन μ1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपन सब जानते हैं क्या, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। तो 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, sin i अपॉन sin r, और ये कितना है 1 का 2 के सापेक्ष sin r अपॉन sin e। तो sin e पलटा मार के ऊपर चला जाएगा अपॉन sin r, sin r से sin r खत्म, तो sin i इक्वल टू sin e हो गया। sin i इक्वल टू sin e होने का मतलब i इक्वल टू e हो गया। बोले तो आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर हो गए। अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर हो गए तो ये चीज क्या कहना चाह रही है, तो समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ऐसा करते हैं, इस AB सतह को यहां पर बनाते हैं और CD सतह को यहां पर बना देते। एक बार ये AB हो गया और ये CD हो गया। ये प्रकाश किरण यहां पर आ रही थी, ये अभिलंब हो गया। प्रकाश किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाती तो सीधी की सीधी चल जाती, ये RS दिशा में गई और QR दिशा में गई, और यहां से कौन सी दिशा में चल गई, RS दिशा में। ये कोण I है और ये कोण E है। तो गौर फरमाना, ये दोनों समानांतर, तो ये अभिलंबी समानांतर। इसको थोड़ा सीधा बना दो, सीधा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सीधा बना दिया जाए ताकि दिखने में सही लगे। ये दोनों अभिलंब समानांतर है, ये I है। तो आप सब जानते हैं जब ये कोण I होगा तो ये कोण भी क्या होगा, I होगा, संगत कोण होंगे। ये कोण I तो ये कोण भी I। ठीक बात है कि नहीं, ये दोनों कोण क्या होंगे, संगत कोण। ये I है तो ये भी I, शीर्षाभिमुख कोण। अब आप ये जो निर्गत किरण है इसको थोड़ा पीछे की तरफ खींच दें तो आप देखेंगे कि यह अभिलंब इन दोनों रेखाओं को काटता है, और इन दोनों रेखाओं को काटता था, ये तिर्यक रेखा है, और I और E बराबर है। तो ये I और E बराबर कब होंगे, जब ये दोनों भी आपस में क्या होगी, समानांतर, अर्थात आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों समानांतर होंगे। आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों समानांतर होंगे, तभी जाकर ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, संगत कोण कहलाएंगे। तो I और E बराबर है, इसका मतलब क्या है, अतः निर्गत किरण आपतित किरण के क्या होगी, समांतर होगी। लेकिन आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, निर्गत किरण तो आपतित किरण के समानांतर है, लेकिन थोड़ा सा गौर फरमाएं, अगर ये कांच की पट्टी नहीं होती तो ये किरण
इधर जाती, लेकिन कांच की पट्टी की होने की वजह से ये जा तो इसी दिशा में रही, क्योंकि ये दोनों समानांतर है, ये दोनों समानांतर है, तो जा तो इसी दिशा में रही है, लेकिन ये थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, इधर से जाती यहां से, लेकिन यहां से जाने की बजाय इधर खिसक गई, तो ये एक साइड में खिसक गई, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन। प्रकाश की किरण संचरण की दिशा तो नहीं बदली, गौर फरमाना, प्रकाश किरण अगर पट्टिका नहीं होती तो ऐसे जाती, लेकिन पट्टिका से गुजरने के पश्चात वो ऐसे जा रही है, तो ये दोनों दिशाएं समानांतर तो है, लेकिन वो थोड़ी सी इधर खिसक गई, बोले तो क्या हो गया, पार्श्विक विस्थापन हो गया। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी आयताकार पट्टी से बाहर निकलेगी तो प्रकाश की संचरण की दिशा तो नहीं बदलेगी, प्रकाश किरण उसी दिशा में जाएगी, लेकिन वह आपतित किरण से थोड़ा सा साइड में विस्थापित हो जाएगी, तो यह क्या कहलाएगा, पार्श्विक विस्थापन। अतः निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होगी, परंतु निर्गत किरण आपतित किरण से कुछ पार्श्विक विस्थापन पर होगी, कुछ साइड में होगी, थोड़ी सी साइड में खिसक जाएगी, यहां जाने की वजह वो इधर खिसक गई। अगर ये पट्टी नहीं होती तो ये यहां से निकलती, लेकिन पट्टी से निकलने के बाद ये यहां से निकल रही है। तो अब अपन ये देखते हैं कि ये कितना साइड से गुजरी, कहने का मतलब पार्श्विक विस्थापन देखने की कोशिश करते हैं। तो पार्श्विक विस्थापन क्या होगा जनाब, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य की लंबवत दूरी। तो आप क्या करेंगे, निर्गत किरण या आपतित किरण में से, जैसे मैं निर्गत किरण में एक बिंदु लिया तो उस बिंदु से क्या करेंगे, आपतित किरण पर एक लंब डाल देंगे, तो यह जो लंबवत दूरी होगी, यह लंबवत दूरी ही क्या कहलाएगी, पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन क्या होगा, यहां पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य की लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। तो अपन ये देखना चाहेंगे हम कि आपकी प्रकाश किरण कितनी दूरी से साइड में विस्थापित हो गई, जा तो उसी दिशा में लिए लेकिन थोड़ा सा खिसक कर, तो अपन को ये लंबवत दूरी आपको बतानी है। तो आप पॉज करके राइट डाउन कर ले, फटाफट छाप ले, ठीक है। तो जनाब मैं रब कर रहा हूं, आप छाप लीजिए फटाफट। जब भी आप पढ़ने बैठे पेन पेंसिल रजिस्टर लेके बैठा करें ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। तो अगर अपन क्या करते हैं जनाब, एक समकोण त्रिभुज देखते हैं, समकोण त्रिभुज QOR दिखा होगा आपको, QOR समकोण त्रिभुज दिख गया। ये कोण 90 है, ये R है, तो कोई बताएगा ये कितना होगा, I माइनस R, क्योंकि ये टोटल कोण क्या होगा I, तो बाकी बचा I माइनस R। तो इस समकोण त्रिभुज में साइन I माइनस R का मान निकालते बोले तो कोण I माइनस R के लिए लंब बटा कर्ण, इस I माइनस R के लिए लंब क्या होगा, R हो, और 90 के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण। तो ये हो गया RO अपॉन QR। RO ही मेरे क्या है,
पार्श्विक विस्थापन, ये आरोही पार्श्विक विस्थापन है डी, और यही डी मेरे को निकालना है। तो डी बराबर क्या हो गया, क्यू आर साइन आई माइनस आर। अब अपन ये देखते हैं कि ये क्यू आर क्या चीज है, यहां से यहां तक की दूरी। तो एक और समकोण त्रिभुज देखते हैं, क्यू N1, या चलो इसको क्यू डैश बोल देते हैं, क्यू डैश आर। तो दिखा क्यू डैश आर दिखा होगा आपको। इस समकोण त्रिभुज में हम cos r की वैल्यू निकालना पसंद करते हैं। cos r क्या होगा, न्यून कोण के सामने भुजा लंब, समकोण के सामने भुजा कर्ण, बाकी बची आधार। तो cos r क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो क्यू डैश अपॉन क्यू आर, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो जनाब क्यू आर इक्वल टू क्या हो गया, क्यू डैश अपॉन cos r, क्यू डैश यहां से यहां तक की दूरी। अरे ये तो कांच की प्लेट की मोटाई है टी, तो टी अपॉन cos r, इस क्यू आर का मान यहां भर दे। तो अतः पार्श्विक विस्थापन क्या होगा, तो d इक्वल टू टी अपॉन cos r साइन आई माइनस आर। ठीक साहब। तो ये जब भी कोई प्रकाश किरण किसी आयताकार कांच की प्लेट से बाहर निकलेगी, तो वह बाहर निकलने के पश्चात रास्ते में तो उसी दिशा में तो चलेगी, लेकिन थोड़ी खिसक कर चलेगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन। आपतित किरण और निर्गत किरण तो समानांतर होगी, लेकिन निर्गत किरण आपतित किरण से कुछ साइड में हो जाएगी। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की यह लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाएगी, जिसका मान ये हो जाएगा। फटाफट राइट डाउन कर लीजिए, छाप लीजिए। ठीक साहब। अब अपन बात करेंगे आभासी गहराई की। अब अपन बात करेंगे आभासी गहराई या आभासी ऊंचाई, डिपेंड करेगा। जैसे मैं ऊपर से नीचे देखता हूं तो इसको मैं गहराई बोलूंगा, और नीचे से कोई ऊपर देखेगा तो वो क्या बोलेगा, ऊंचाई बोलेगा। ठीक बात है, नहीं है, चीज एक ही होती है। तो अपन बात करेंगे आभासी गहराई या आभासी ऊंचाई के बारे में। तो रब कर दिया जाए फटाफट इनको। तो क्या होता है साहब, मान लीजिए ये एक पानी का टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ। अरे कुछ भी माध्यम भर सकते हैं, मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं जो बहुत सी बार हमको देखने को मिलती है। तो ये पानी का टैंक है, और पता लगा इस पानी के टैंक में या 10 रुपए का कॉइन पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। अपन ने देखा अरे कोई 10 रुपए का, तो अपन खटाखट क्या करेंगे, हाथ डालेंगे। अरे आए नहीं हाथ में, ये तो अपन को दिख तो यहां पर आता, अपन ने हाथ घुमाया लेकिन पकड़ा ही नहीं। तो अपना दिमाग बोलता है कि यार हाथ में नहीं आया, तो अपन हाथ और नीचे ले जाते हैं और उठा लेते हैं। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूं, जब आप इस कॉइन को बाहर से देखेंगे तो आपको कॉइन यहां नहीं दिखेगा, आपको कॉइन यहां पर दिखेगा। तो जब आप हाथ डालकर इसको उठाने की कोशिश करेंगे तो ये आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि यह इस टैंक का जो पेंदा है, बॉटम है, ये कॉइन है, यहां की जगह आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। मींस एक्चुअल में तो ये कॉइन मान लीजिए 10 सेंटीमीटर गहराई पर है। ये गहराई कहां से नापी, इस पृथककारी सतह से नापी, पानी की ऊपर वाली सतह से नापी। लेकिन जब अपन ऊपर से देखेंगे तो अपन को ये कॉइन पता लगा, अरे 7 सेंटीमीटर ही ऊपर दिख रहा है।
तो अपन तो हाथ 7 सेंटीमीटर बढ़ा लेंगे, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा क्योंकि एक्चुअल में कोई यहाँ है ही नहीं। कोई तो यहाँ पर है, कोई ये तो इस कॉइन का प्रतिबिंब है। तो अपन को कॉइन ऊपर दिखाई देगा तो अपन को लगेगा कि ये सिक्का या टैंक का ये पेंदा 7 सेंटीमीटर पर है, जबकि वो एक्चुअल 10 सेंटीमीटर पर है। तो जनाब ये क्या हो जाएगी, आभासी गहराई, और ये क्या हो जाएगी, वास्तविक गहराई। गौर फरमाना, मैंने ये जो गहराई ली है वो इस मुक्त पृष्ठ से लिए। आप चाहे यहां से देख रहे हैं, आप चाहे यहां से देख रहे हैं, देख आप कहीं से भी रहे हो, लेकिन जो मैंने गहराई बोली है आभासी गहराई और वास्तविक गहराई, वो कहां से नाप के बोली है, कहां से नाप के बोली है, मुक्त पृष्ठ से। अब जैसे मान लीजिए आप सतह से 5 सेंटीमीटर ऊपर देख रहे थे, तो आपको ये गहराई कितनी दिखाई देगी, 12, जबकि वास्तव में कितनी थी, 15। अगर आप 10 सेंटीमीटर ऊपर से देख रहे हैं तो एक्चुअल डेप्थ तो कितनी हुई, 10 + 10 20, और ये कितनी हो जाएगी, 7 + 10 17। तो आप कहां से देख रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन अपन जो डेरिवेशन में जो अपन सूत्र निकालेंगे उसमें गहराई का जो आएगा वो कहां से आएगा, पृथक्कारी सतह से आएगी। फिर आप जितना ऊपर से देख रहे हैं उसको जोड़ देंगे, वो अलग बात है, लेकिन सूत्र में जो गहराई आएगी या सूत्र में जो ऊंचाई आएगी वो कहां से आएगी, पृथक्कारी सतह से। अब कोई भी सिक्का हमें पानी या किसी द्रव में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, या यूं बोलो, जब वस्तु एक माध्यम में रखी हुई है और हम दूसरे माध्यम में वस्तु को देख रहे हैं, तो वस्तु की जो आवाज, जो वास्तविक गहराई है या वास्तविक ऊंचाई है, हमको सिक्का या वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई देगी या अंदर दिखाई देगी, वो किसकी वजह से होगा, अपवर्तन की वजह से होगा। अब मैं एक बात और बताऊं आपको, ये मान लीजिए कोई द्रव है, आप यहां से देख रहे हैं, अगर ये सघन है, ये विरल है, तो ये आपको सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। और कल कोई ये सघन माध्यम है, आप सघन माध्यम में से इसको देख रहे हैं, ये वाला माध्यम इसकी तुलना में विरल हो गया, तो पता लगा ये आपको सिक्का यहां नहीं दिखेगा, नीचे दिखेगा। तो पता लगा अपन हाथ डालेंगे नीचे तो आपकी उंगलियां टूट जाएगी क्योंकि बीच में बर्तन आ जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि भैया जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज को जो कि किसी दूसरे माध्यम में रखी हुई है उसको देखते हैं, तो उसकी गहराई वास्तविक गहराई से हमको कम भी दिखाई दे सकती है, ज्यादा भी दिखाई दे सकती है। डिपेंड करेगा कि वस्तु कौन से माध्यम में, कि वस्तु आप जहां पर खड़े हैं उस माध्यम की तुलना में सघन है कि उस माध्यम की तुलना में विरल है। अगर सघन विरल सघन है तो आपको ये गहराई कम दिखाई देगी, और विरल है तो ये गहराई ज्यादा दिखाई देगी। ऐसा किस वजह से होता है, अपवर्तन की वजह से होता है। तो अब अपन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आभासी गहराई, वास्तविक गहराई या आभासी ऊंचाई या वास्तविक ऊंचाई कहां से नापी गई है, पृथक्कारी सतह से। देखने वाला चाहे कितना दूर से देखे, सूत्र में ये जो D और H आएगा, चाहे वो अपर एंड डेप्थ हो चाहे वो रियर डेप्थ हो, वो कहां से आएगा, पृथक्कारी सतह से। अभी आपको थोड़ी देर बाद मेरी और बात समझ में आ जाएगी। तो अपन बात कर रहे हैं आभासी गहराई, इसको आप चाहे तो आभासी ऊंचाई भी बोल सकते हैं। रेफरेंस है, ये पॉइंट है A, ये B के रेस्पेक्ट में A कितना नीचे कितनी गहराई पर है, 10 सेंटीमीटर। A के रेस्पेक्ट में B कितनी ऊंचाई पर है, 10 सेंटीमीटर। तो चीज एक ही है, बस देखने का नजरिया, यहां से देखूंगा तो ये नीचे गहराई पर है, यहां से देखूंगा तो ये ऊंचाई पर है। ठीक है, मान लीजिए साहब एक सिक्का है, कॉइन है या कोई वस्तु है जो कि एक पात्र में भरे द्रव में डूबी हुई है। यह
वस्तु है, बिंब है, ओ सिक्का है, कुछ भी चीज है, ये यहां पर रखा हुआ है। ये मुक्त पृष्ठ हो गया, ये मुक्त पृष्ठ हो गया। तो जनाब इस बिंब की मुक्त पृष्ठ से गहराई कितनी है? h, गहराई कितनी है? dr, रियल डेप्थ। ठीक है, लेकिन जब हम इसको बाहर से देखेंगे तो ये हमको यहां नहीं दिखाई देगा, ये ऊपर दिखाई देगा, अगर ये वाला माध्यम इसकी तुलना में विरल है। माना कि इसका अपवर्तनांक μ1 है, इसका अपवर्तनांक μ2 है। प्रकाश किरण जिस भी माध्यम में से आएगी उसको हम 1 बोलेंगे, और जिस भी माध्यम में जाएगी उसको 2 बोल देंगे। ठीक है, तो चूंकि प्रकाश किरण इधर से इधर जाएगी, चाहे ये सघन हो चाहे ये विरल हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, ये इधर से इधर जा रही है तो ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 और इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक μ2। हम इस बिंब को इधर बाहर से देख रहे हैं, तो देखना इस बिंब से बहुत सारी प्रकाश किरणें चलेगी, उनमें से कुछ किरणें अपवर्तन के पश्चात आपकी आंख में प्रवेश करेगी। तो इस बिंब से एक प्रकाश किरण जाती है, इस बिंब से एक सीधी प्रकाश किरण जाती है जो कि इस पृथककारी सतह पर लंबवत आपतित होती है। तो बिंब O से चलने वाली प्रकाश किरण O ही पृथककारी सतह पर लंबवत आपतित होती है। तो पूरी दुनिया जानती है यह प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो यह प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल गई। ठीक है, इस बिंब से एक और प्रकाश किरण चलेगी, तो माना कि ये एक और प्रकाश, अरे एक क्या है, बहुत सारी चलेगी, मैं तो कुछ ही बता रहा हूं। एक और प्रकाश किरण चली जो कि इस पृथककारी सतह के इस बी बिंदु पर आपतित हुई। चूंकि अब ये प्रकाश किरण OB पृथककारी सतह पर लंबवत नहीं है, तो यह अपने पथ से विचलित होगी, क्योंकि अलग अलग अपवर्तनांक वाले माध्यम में से एक में से दूसरे में प्रवेश कर रही है। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पहले अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो मैं बी बिंदु पर इस पृथककारी सतह के लंबवत रेखा खींच दी, तो यह BN इस पृथककारी सतह पर क्या हो गया? लंबवत। माना कि अपन अभी हाल फिलहाल ये मान के चल रहे हैं डायग्राम बनाने के हिसाब से कि माना कि μ1 ग्रेटर देन μ2 है, बोले तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। जरूरी नहीं है कि सघन से विरल जाए, विरल से सघन भी जा सकती है। हो सकता है ये वाला माध्यम इसकी तुलना में सघन, हाल फिलहाल मैंने लिया कि सघन से विरल में जा रही है, तो नो डाउट ये सीधी जाने की बजाय क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी। ये अभिलंब से दूर हट गई, अभिलंब से दूर हट गई। ये दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें आगे जाकर तो नहीं मिलेगी, क्योंकि फैलती जा रही है, आगे जाकर नहीं मिलेगी। तो हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। अपवर्तित किरणों का कटान बिंदु क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। तो O का प्रतिबिंब मेरे को कहां पर मिलेगा? यहां पर, अर्थात यह कोई मेरे को यहां की बजाय यहां पर दिखाई देगा। इस प्रतिबिंब की मुक्त पृष्ठ से गहराई क्या कहलाएगी? अपरेंट डेप्थ। क्या कहलाएगी? अपरेंट डेप्थ। तो हम अगर इन दोनों प्रकाश किरणों को यहां से देख रहे हैं, तो हमको ये दोनों प्रकाश किरणें यहां से आती हुई प्रतीत होगी। तो हमको बिंब O का प्रतिबिंब I पर दिखाई देगा। आपतित किरण अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण होगा। ये दोनों अभिलंब एक दूसरे के समानांतर है, तो ये I है तो ये भी I, एकांतर कोण हो गया। अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण क्या कहलाएगा भैया? अपवर्तन कोण। ये लाइन यूं सीधी खींच रखी, ये लाइन यूं सीधी खींच रखी है, तो यह कोण क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। और अगेन ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? एकांतर
चूंकि इस पृथककारी सतह पर xy पर अपवर्तन की क्रिया हो रही है, तो xy पर B बिंदु पर अपवर्तन हो रहा है। तो जब B बिंदु पर अपवर्तन हो रहा है तो अपन यहां पर स्नेल साहब लगा दे, स्नेल का नियम लगा दे। तो स्नेल साहब क्या बोलेंगे, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसके बराबर होगा, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसको मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, μ2 अपॉन μ1। क्या लिख सकता हूं, μ2 अपॉन μ1। तो μ1 sin i इक्वल टू क्या हो गया, μ2 sin i। sin i की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो जनाब sin i समकोण त्रिभुज देखना पड़ेगा, OAB दिखा आपको OAB। तो समकोण त्रिभुज OAB में जब आप sin i निकालने की कोशिश करेंगे तो sin i क्या आएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या होगा, AB, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण OB, तो AB बटा OB हो गया। समकोण त्रिभुज IAB देखते हैं, समकोण त्रिभुज IAB दिखा क्या भैया, sin r किसके बराबर होगा, लंब बटा कर्ण, r के सामने की वजह लंब AB और कर्ण क्या होगा IB। अब आप मेरे को एक चीज बताना, क्या आपकी आंख इतनी बड़ी होती है क्या, भैया मेरी तो नहीं होती। तो आपकी आंख पर वैसे O से तो देखा जाए तो बहुत सारी प्रकाश किरणें चलेगी, बहुत सारी प्रकाश किरणें चलेगी और अपवर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में मुड़ेगी। तो आपकी आंख पर वो ही 2 अपवर्तित किरणें पहुंचेगी जिसके लिए आपतन बिंदु एक दूसरे के पास में हो, मीन्स तो जनाब मैं कहना चाह रहा हूं आपकी आंख पर वो ही 2 अपवर्तित किरणें पहुंचेगी जिनके लिए आपतन बिंदु क्या हो, बिल्कुल पास में हो। क्योंकि किसी भी मनुष्य की आंख इतनी बड़ी नहीं होती, तो क्या होगा, अगर एक प्रकाश किरण ये है तो आपकी आंख मेरे हिसाब से छोटी सी होती है बेचारी, और छोटी सी होती है बेचारी, तो इसके लिए अगर मैं इस B को एक पास भी बना रहा हूं तो भी ये इधर से जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, ये B इसके और पास में होगा ताकि ये अपवर्तन के पश्चात इधर से जाएगी। चलो पास में से देख लेते हैं, पास में से देख लिया तो ये इधर गई, तो ये आपने देखा तो क्या होगा, आपकी आंख में वही 2 अपवर्तित प्रकाश किरणें पहुंचेगी जिसके लिए आपतन बिंदु पास में होंगे। तो भैया एक ये प्रकाश किरण आपकी आंख में पहुंच रही है, तो दूसरी प्रकाश किरण आपकी आंख में तभी पहुंचेगी जब आपतन बिंदु B, आपतन बिंदु A के क्या होगा, अति निकट। तो भैया जब B A के अति निकट होगा तो आप O से B तक की दूरी बोलिए, एक ही बात है, O से B तक की दूरी बोलिए कि O से A तक की दूरी बोलिए, एक ही बात है। इसी तरह से I से B तक की दूरी बोलिए कि I से A तक की दूरी बोलिए, एक ही बात है। मीन्स अगर बिंदु B बिंदु A के निकट होगा तो OB लगभग बराबर OA और IB लगभग बराबर IA होगा। तो भैया लोगों वे ही 2 प्रकाश किरणें, वे ही 2 अपवर्तित प्रकाश किरणें आपकी आंख पे पहुंचेगी जिनके लिए आपतन बिंदु पास में होगा। तो अतः आप ये बिंदु यहां पर होगा, बिल्कुल यहां पर होगा, तो O से B तक की दूरी बोलो कि O से A तक की दूरी बोलो। चूंकि B A के
अति निकट है, बी ए के अति निकट है, तो ओ बी लगभग बराबर ओ ए। ओ से बी तक की दूरी बोलो, क्योंकि बी यहां नहीं है, बी यहां पर है, बिल्कुल बी यहां तो इसलिए बना है ताकि ये डायग्राम आसानी से बन जाए, साफ साफ सुथरा दिख जाए, आपको दिख जाए कि हाँ प्रकाश किरण ऐसा ही ऐसे नहीं, क्योंकि बी में यहां पर बना था तो आपने देख लिया था, अभी मेरे को तकलीफ आ रही थी किरणें बनाने के लिए, इसलिए अपन ने इसको दूर बनाया ताकि अपन ये डायग्राम साफ सुथरा बना सके। ओरिजिनल में बी बिंदु बिल्कुल यहां पर है, तो ओ बी इक्वल टू ओ ए। इसी तरह से आई बी बी यहां पर होगा, तो आई बी इक्वल टू आई ए। तो जनाब इसलिए साइन आई किसके बराबर है, ए बी अपॉन ओ बी, और ओ बी किसके बराबर है, ओ लगभग बराबर ओ ए। इसी तरह से साइन आर ए बी अपॉन आई बी, और आई बी बिल्कुल यहां पर है, तो आई बी बोलो कि आई ए बोलो, एक ही बात है, तो आई ए। साइन आर के मान मैं यहां पर रख दूं, समीकरण नंबर 1, तो साइन आई और साइन आर के मान समीकरण 1 में रख दिए बजना, तो μ1 साइन आई की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ओ ए बराबर μ2 साइन आर की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन आई ए। ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल, आई ए अपॉन ओ ए बराबर क्या हो गया, μ2 अपॉन μ1। अरे इसको इधर ले गया और इसको इधर ले आया, कोई स्पेशल काम नहीं किया। आई क्या है, प्रतिबिंब, और एक कहां पर है, एक कहां पर है, पृथककारी सतह अपवर्तक सतह पर, तो ये हुई प्रतिबिंब की पृथककारी सतह से दूरी, चूंकि पृथककारी सतह पर है और प्रतिबिंब नीचे, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, गहराई। लेकिन एक्चुअल में बिंब यहां नहीं है, बिंब यहां पर है, तो यह गहराई क्या कहलाएगी, आभासी गहराई। तो आई ए क्या हो जाएगी, अपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई, ठीक। और ओ ए बोले तो बिंब की पृथककारी सतह से गहराई, कि बिंब पृथककारी सतह से कितना नीचे है, तो ओ ए बिंब की पृथककारी सतह से दूरी, चूंकि नीचे इसलिए गहराई बोलते, तो रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई। अगर ये बिंब ऊपर होता तो अपन इसको वास्तविक ऊंचाई बोल देते, वास्तविक गहराई। तो जनाब एक बहुत गजब का सूत्र आया, अपरेंट डेप्थ बटा रियल डेप्थ किसके बराबर आया, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, बोले तो जिसमें प्रकाश किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक बटा जिसमें से प्रकाश किरण आ रही है उसका अपवर्तनांक। तो आप न्यूमेरिकल करने के लिए यह सूत्र याद रखेंगे, कुछ भी टेंशन नहीं है, सघन है विरल है, टेंशन मत लेना। कुछ कभी कभी बहुत सी बार बिंब विरल में रख देंगे, सघन से देखेंगे, तो टेंशन मत करना, बस आपको क्या करना, आभासी गहराई या आभासी ऊंचाई एक ही बात है, बटा वास्तविक गहराई या वास्तविक ऊंचाई किसके बराबर होगी, जिसमें हम देख रहे हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक बटा जिसमें से प्रकाश किरण आ रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है कि नहीं, बात क्लियर। तो डी ए आभासी गहराई अपरेंट डेप्थ कितना हो गया, μ2 अपॉन μ1 इनटू डी आर। ठीक है, मैं इसको वापस यहीं से थोड़ा सा देखूंगा। अब मैं थोड़ा सा जो जनरल क्वेश्चन आता है, जनरल क्वेश्चन में जो 99% क्वेश्चन आता है उसमें ये लिक्विड होता है और यहाँ एयर होती है, तो जनरल केस में ये सघन होता है और ये विरल होता है। ठीक है कि नहीं बात। और हमको एग्जाम में जो अपवर्तनांक दिया जाता है वो किसका दिया जाता है, इसका। ठीक, हमको बोला जाता है कि इस सघन माध्यम इस द्रव का अपवर्तनांक म्यू है और ये किस में जा रहा है, पानी में,
सॉरी हवा में जा रहा है, हवा से देख रहे हैं। और जब हवा से देखेंगे तो पूरी दुनिया जानती है कि हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और ढंग से देख लेते हैं। तो आभासी गहराई क्या होगा, वास्तविक गहराई बटा μ1 अपॉन μ2। इस μ2 को नीचे ले लिया, इस μ2 को नीचे ले लिया, तो ये क्या बन गया, 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो आप यूं भी बोल सकते हो आभासी गहराई किसके बराबर होगी, 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर, 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है कि नहीं, ये बात क्लियर। तो एक वो होगा जिसमें से प्रकाश किरण आ रही है और 2 वो होगा जिसमें प्रकाश किरण जा रही है, चाहे कोई सा भी सगुण हो चाहे कोई सा भी विरल हो। बोले तो सघन से विरल में आएगी, चाहे विरल से सघन में जाएगी, सूत्र यही है। बस जिसमें से आ रही है ये उसका अपवर्तनांक है, जिसमें जा रही है ये उसका अपवर्तनांक है। अब आप एक चीज देखिएगा, यदि μ1 ग्रेटर देन μ2, इसका मतलब प्रकाश किरण क्या हो रही है, सघन से विरल में जा रही है। तो ये डायग्राम तो मैंने बना ही रखा है। और जब सघन से विरल में जा रही है, ये तो अंधे को ही दिख रहा है कि जो अपरेंट डेप्थ है वो रियल डेप्थ वास्तविक गहराई से क्या है, कम। इसमें देख लेते हैं। तो अगर μ1 ग्रेटर देन μ2 है, इसका मतलब μ2 लेस देन μ1 है, इसका अपवर्तनांक इससे कम है, अर्थात ये विरल है और ये सघन है। तो μ2 अपॉन μ1 लेस देन 1 होगा। μ2 अपॉन μ1 बोले तो आभासी गहराई बटा वास्तविक गहराई 1 से कम होगी। तो आभासी गहराई का मान वास्तविक गहराई से क्या होगा, कम होगा। जैसा अपन ने देख ही लिया, ये आभासी गहराई है और ये वास्तविक गहराई है। तो आभासी गहराई वास्तविक गहराई से क्या होगी, कम होगी। लेकिन कब होगी, जब प्रकाश किरण सघन से किरण जा रही होगी विरल में। अगर प्रकाश किरण विरल से किरण जा रही है सघन में, मीन्स μ1 की वैल्यू μ2 से कम है, μ1 की वैल्यू μ2 से कम है। तो मैं बात कर रहा हूं कि μ1 लेस देन μ2 है, बोले तो ये विरल हो गया और ये सघन हो गया। उसके लिए डायग्राम में अभी बना लूंगा। अगर μ1 लेस देन μ2 है, इसका मतलब μ2 ग्रेटर देन μ1 है। जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक उस माध्यम से ज्यादा है जिसमें प्रकाश किरण आ रही है, जिसमें बिंब रखा हुआ है। तो μ2 विल बी ग्रेटर देन μ2 अपॉन μ1 विल बी ग्रेटर देन 1। μ2 अपॉन μ1 क्या होगा, अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ 1 से बड़ा होगा। तो आभासी गहराई वास्तविक गहराई से ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी, यहां डायग्राम बना लेते हैं, फिर आप एक साथ उतार लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए जनाब, ये आपका द्रव है, यहां पर बिंब रखा हुआ है, यहां पर बिंब रखा हुआ है। इसका अपवर्तनांक μ1 है, इसका μ2 है। लेकिन अब की बात क्या है भैया, μ2 ग्रेटर देन μ1 है और μ2 ग्रेटर देन μ1 है, तो बोले तो ये सघन है, ये विरल है। उदाहरण के तौर पे यूं मानो जैसे यहाँ पानी था, यहाँ हवा थी, तो ये सघन था, ये विरल था। अब यहाँ पानी और यहाँ कांच है, कांच में से देख रहा हूं मैं इसको, कांच रख के मैं देख रहा हूँ, कांच के अंदर से देख रहा हूँ, तो ये विरल हो गया और ये सघन हो गया। तो क्या होगा, ये प्रकाश किरण आई, लंबवत आई, बिना मुड़ के क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। एक और प्रकाश किरण आएगी, ये ओबी। यह अब की बार क्या हो रहा है भैया, विरल से सघन को जा रही है और विरल से सघन को जा रही है, तो सीधी जाने की बजाय क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। और अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो जब हम इन दोनों अपवर्तित किरणों को देखेंगे तो ये आगे जाकर तो नहीं मिलेगी, हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें आपको पीछे से यहां से आते हुए प्रतीत होगी।
तो भैया लोगों अब आभासी गहराई वास्तविक गहराई से क्या होगी, ज्यादा होगी। अपरेंट डेप्थ विल बी ग्रेटर देन रियल डेप्थ, क्योंकि प्रकाश किरण सीधी जाने की वजह क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो ये दोनों किरणें अब आपको पीछे यहां से आते हुए प्रतीत होगी। तो आप फटाफट छाप लीजिए, उतार लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन अपन इस पर बहस करते हैं। ठीक सब हो गया कंप्लीट। तो अपन एक दो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सूत्र क्या है, सूत्र समझिए। चाहे प्रकाश किरण सघन से विरल में है, चाहे विरल से सघन में है, सूत्र है अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, आभासी गहराई बटा वास्तविक गहराई, किसके बराबर, जिस माध्यम में प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जा रही है उसका अपवर्तनांक बटा बिंब जिस माध्यम में रखा है उसका अपवर्तन, या जिस माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है। तो μ2 अपॉन μ1, μ2 किसका अपवर्तनांक है, सघन या विरल से कोई लेना देना नहीं है। जनरली मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत से बुक्स में सघन वाले को μ2 से बताते हैं और विरल को μ1 से, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आप तो हमेशा ये रखो जिधर से प्रकाश किरण है उधर 1, जिसमें जाए उधर 2। तो जिसमें जा रही है उसका अपवर्तनांक बटा जिसमें आ रही है उसका अपवर्तनांक। ठीक है, अब अपन को एक क्वेश्चन दिया गया। मान लीजिए साहब, मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है, उसमें ये पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इस पेंदे की गहराई, पेंदे की गहराई कितनी है, 100 सेंटीमीटर। पानी का अपवर्तनांक आपको कितना दे रखा है, 4/3। इधर हवा है और आप यहां से देख रहे हैं, आप कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं। तो ये पेंदा आपको कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, या आभासी गहराई क्या होगी। तो जनाब आप यहां से यहां पर देख रहे हैं, तो क्या है, अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ किसके बराबर होगा, दूसरे का अपवर्तनांक बटा जिसमें से आ रही उसका अपवर्तनांक। ठीक है जनाब, रियल डेप्थ सॉरी अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, तो पेंदा तो यहां पर है। ध्यान रखना अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ दोनों कहां से नापी जाएगी, पृथककारी सतह से। तो यहां से यहां तक की गहराई कितनी है, 100। हवा में जा रही है तो हवा का अपवर्तनांक 1 है, पानी में से आ रही है तो इसका अपवर्तनांक 4/3 है। तो अपरेंट डेप्थ क्या होगी, अपरेंट डेप्थ क्या होगी, 100 इंटू 3/4 बोले तो 75 सेंटीमीटर। तो देखने वाले को ये पेंदा यहां नहीं दिखाई देगा, यहां पर ये पेंदा दिखाई देगा जिसकी इससे गहराई कितनी होगी, 75 सेंटीमीटर। अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको गहराई ऊंचाई में समझ में अंतर समझ आ जाएगा। साथ साथ में बार बार ये बोल रहा हूं पृथककारी सतह, इसका भी अंतर समझ में आ जाएगा। तो एक और क्वेश्चन अपन यहां पर करते हैं। तो साहब एक और क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए साहब ये तालाब है, एक तालाब है और इस तालाब के पेंदे पर एक मछली है। इस तालाब के पेंदे पर एक मछली है। मछली मेरे को बनानी नहीं आती तो आप तो यूं समझेगा ये मछली है। ठीक है, ये मछली है और ये मछली इस मुक्त पृष्ठ से कितने सेंटीमीटर नीचे, 36 सेंटीमीटर नीचे। ऊपर एक चिड़िया है, ची 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 चिड़िया है। ठीक है,
ये चिड़िया है, ड्राइंग मेरी बहुत खतरनाक है, खतरनाक मतलब अच्छी नहीं है, बहुत खराब है। तो ये चिड़िया है जनाब, ठीक। अरे वाह, मस्त चिड़िया बन गई। इस चिड़िया की भी मुक्त पृष्ठ से बोले तो पृथककारी सतह से ऊंचाई कितनी है? 36 सेंटीमीटर। यहां क्या है? हवा है, और यहां क्या है? पानी है। इसका अपवर्तनांक कितना है? 4/3। हवा का अपवर्तनांक कितना है? 1। अब आपसे पूछा गया ये जो फिश है, ये जो मछली है, मछली की आभासी गहराई बताइए। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है मछली की चिड़िया से आभासी गहराई बताइए। तो जनाब, जब अपन मछली की आभासी गहराई की बात करेंगे, केवल आभासी गहराई, तो हम ये देखेंगे कि मछली पृथककारी सतह से कितनी नीचे दिखाई देगी। लेकिन जब चिड़िया के हिसाब से बात करेंगे तो चिड़िया के हिसाब से ये कितनी गहराई पर दिखाई देगी, अभी और समझ आएगा। अभी तो हम क्या करें, ऊपर से मछली को देख रहे। कल कोई मछली चिड़िया को देखेगी तो चिड़िया मछली की तुलना में क्या होगी? ऊपर होगी। तो भैया चिड़िया की आभासी ऊंचाई बताइए। चिड़िया की आभासी ऊंचाई का मतलब चिड़िया चूंकि हवा में, तो अगर मैं पानी में से देखूंगा तो चिड़िया मेरे को कितनी ऊपर दिखेगी, ठीक है। और एक बताना है चिड़िया की मछली से आभासी ऊंचाई बताइए। बोले तो चिड़िया मछली को कितना ऊपर दिखाई देगी। तो गौर फरमाइएगा। जब हम मछली की केवल आभासी गहराई की बात करें तो हम ये देखना पसंद कर रहे हैं कि मछली मुक्त पृष्ठ से पृथककारी सतह से कितना नीचे है। तो अपन सब जानते हैं, क्या जानते हैं? आभासी गहराई बटा वास्तविक गहराई। इस सूत्र में ध्यान रखना, ये गहराई या जो ऊंचाई आएगी, चाहे वो आभासी हो चाहे वास्तविक हो, ये पृथककारी सतह से आएगी। किसके बराबर होगी? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है साहब। तो चूंकि मछली पानी में है, आप इधर से देखेंगे तो पानी पहला माध्यम और हवा दूसरा माध्यम, तो क्या होगी? जो अपरेंट डेप्थ होगी वो क्या होगी? रियल डेप्थ। मछली की रियल डेप्थ कितनी है? 36 सेंटीमीटर बराबर दूसरा माध्यम क्या है? हवा, और पहला माध्यम क्या है? पानी। तो dA इक्वल टू क्या हो जाएगा? आभासी गहराई क्या हो जाएगी? 36 इंटू 3/4 बोले तो 27 सेंटीमीटर। मीन्स आपको ये मछली यहां पर आपको दिखाई देगी। इसकी गहराई कितनी है? 27 सेंटीमीटर, ठीक है। बोले तो मछली यहां की जगह यहां पर दिखाई देगी। लेकिन जब चिड़िया के हिसाब से बात करेंगे, चिड़िया को मछली की चिड़िया से गहराई, तो चूंकि चिड़िया हवा में से देख रही है तो चिड़िया को मछली यहां नहीं दिखाई देगी, यहां दिखाई देगी। तो चिड़िया के हिसाब से मछली की गहराई कितनी होगी? यहां से यहां तक तो 36 है, ये 27 और हो गया,
तो 36 प्लस 27 कितना हो जाएगा भैया? 63 हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो मेरे को थोड़ी बहुत गणित आती है, तो 63 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं बात? तीसरा प्रश्न करें। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस चिड़िया को पानी में से देख रहे हैं, इस चिड़िया को पानी में से देख रहे हैं। तो चूंकि चिड़िया हवा में, हम पानी में से देख रहे हैं, तो इसकी जो ऊंचाई जो 36 है उससे अपन को अलग दिखाई देगी। तो चिड़िया की आभासी ऊंचाई, तो बस b की जगह h लिख देंगे। अपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट इक्वल टू दूसरे का अपवर्तनांक बटा पहले का अपवर्तनांक। चूंकि चिड़िया हवा में है, हम पानी में से देख रहे हैं, तो अब की बार पानी दूसरा है और हवा पहला है। तो अपरेंट हाइट क्या होगी? रियल हाइट का मतलब क्या होगा? पृथककारी सतह से ऊंचाई। तो पृथककारी सतह से ऊंचाई कितनी है? 36 बराबर पानी का अपवर्तनांक कितना है? 4/3। और चूंकि हवा से आ रही है तो हवा का अपवर्तनांक 1। तो जनाब HA इक्वल टू क्या हो गया? 36 इंटू 4/3 12 और 48। तो हमने पहले भी बोला था कि अगर बिंब विरल माध्यम में है और हम सघन माध्यम में देख रहे हैं, तो आभासी जो ऊंचाई या आभासी गहराई होगी वो वास्तविक ऊंचाई से क्या होगी? ज्यादा। बोले तो इधर से देखने वाले बंदे को क्या होगा? इधर से देखने वाले बंदे को यह चिड़िया यहां नहीं दिखाई देगी, ऊपर दिखाई देगी। और कितनी ऊपर दिखाई देगी? 48 सेंटीमीटर हाइट पर, यहां से 48 सेंटीमीटर हाइट पर। लेकिन अगर मछली इस चिड़िया को देख रही है, तो चूंकि चिड़िया यहां से 48 सेंटीमीटर हाइट पर है और मछली यहां से 36 सेंटीमीटर नीचे, तो मछली के हिसाब से चिड़िया कितना ऊपर होगी? 36 प्लस 48। तो भैया लोगों क्या होगा? चिड़िया की मछली से, अब की बार मछली से बात करें, इस सूत्र में हाइट या डेप्थ कहां से आती है? इस पृथककारी सतह से आती है। तो चिड़िया की मछली से आभासी ऊंचाई क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक की ऊंचाई 36 और पृथककारी सतह से चिड़िया कितनी ऊपर दिख रही है? 48। 36 प्लस 48 कितना होगा? 80 84, तो 84 सेंटीमीटर। तो ये हुई बात आभासी गहराई वास्तविक आभासी ऊंचाई की। सूत्र सिंपल सा है, आभासी गहराई बटा वास्तविक गहराई किसके बराबर होगी? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जा रही है, बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें से प्रकाश किरण आ रही है। फिर बस जो भी माध्यम दे रखा उनके अपवर्तनांक लिख दो, अपने आप आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जनाब आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर कल आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।